एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक 7 नंबर का क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम इसके कॉजेज़ और पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है वहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ जाता है या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिनके कारण जो फूड है वो अपने प्रॉपर वे में पास आउट नहीं हो पाता। यानी कि मान लो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एक पाइप जैसी होती है, ठीक है। अब उसमें वहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया है तो जिसके कारण जो भी फूड है, फ्लूइड है या फिर गैस है वो जो है आगे की ओर बढ़ नहीं पाते और वहीं पे इकट्ठा होकर इन्फेक्शन कॉज करती है, ब्लॉकेज कॉज करती है, जिसके वजह से वहाँ पे ये जो है इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग आती है, डिस्टेंशन होता है और सीवियर पेन जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़ ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मेनली इसके 3 कॉजेज़ होते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आता है कंजेनाइटल एनामलीज, देन सेकंड आता है मैकेनिकल कॉजेज़, देन थर्ड आता है फंक्शनल कॉजेज़, ठीक है। कॉन्जेनाइटल एनामलीज यानी कि जो बच्चे के साथ बर्थ से रहती है, यानी कि जब जब बच्चा मदर के वूम में होता है, यूट्रस में होता है, तब उसी टाइम किसी कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है जिसके कारण बच्चे में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। मैकेनिकल कॉजेज़ यानी कि जो फिज़िकल एनाटमी है इंटेस्टाइन की, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है। देन फंक्शनल यानी कि वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ है उनमें कोई ये हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, उसके कारण जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है, उसे फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंजेनाइटल एनामलीज। कंजेनाइटल एनामलीज ऐसे बर्थ डिफेक्ट होते हैं जो बर्थ से बच्चे के साथ होते हैं और आगे चल के वो जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है माल रोटेशन ऑफ इंटेस्टाइन। माल रोटेशन एक कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है जो बच्चे में जन्म से होता है, मतलब फीटल लाइफ में जब बेबी मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है उसी वक्त इंटेस्टाइन प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है। थोड़ा सा हम इसको अगर डिटेल में देखें तो जब बच्चा फीटल लाइफ में होता है, यानी कि बच्चे का जब 4th से 12th वीक चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो मिडगट वाला जो पीरियड होता है उसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट होता है। तो जो ये सब जो होता है एब्डोमेन के अंदर रोटेट होता है। जब ये नॉर्मली मिडगट जो है 270 डिग्री के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लेकिन जब ये प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पाता, अगर ये नॉर्मल इसका जो रोटेशन होता है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर ये प्रॉपर कर लेता है तो पूरे पार्ट्स जो है अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर रोटेट नहीं कर पाता है तो पार्ट्स क्या होता है, अपनी अपनी जगह पे फिक्स नहीं हो पाते हैं और जो है फिक्स नहीं हो पाता और बच्चे में जो है एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है एट्रेसिया। एट्रेसिया यानी कि एट्रेसिया वर्ड का मीनिंग ही होता है किसी ट्यूबुलर पार्ट का जो ल्यूमेन होता है उसका क्लोज हो जाना। तो हमारी इंटेस्टाइन भी जो क्या होती है, ट्यूबुलर पार्ट वाली होती है, मतलब एक ट्यूब जैसी बनी हुई होती है। इनका ल्यूमन क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, इसे एट्रेसिया कहा जाता है, क्लोजर ऑफ अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो है 4 टाइप का होता है। डिओडेनल एट्रेसिया भी हो सकता है, जेजुनल एट्रेसिया भी हो सकता है, इलियल एट्रेसिया भी हो सकता है या फिर कोलोनिक एट्रेसिया भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है बच्चे के साथ जन्म से होता है, यानी कि ये कंजेनाइटल होता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा मैकल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम क्या है? मैकल्स डायवर्टिकुलम एक कंजेनाइटल एनोमली है जिसमें इलियम यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट, उसमें एक छोटा सा पाउच होता है जिसे आउट पाउचिंग का बना रहता है। ये पाउच जो है एम्ब्रियोनिक विटेलाइन डक्ट
का रेमिनेंट होता है, जो नॉर्मली बर्थ से पहले डिसअपियर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी के कारण ये डिसअपियर नहीं हो पाता है और वहाँ पर एक पाउच सा बना हुआ रह जाता है, जिसके कारण जो है इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है। ये जो विटेलाइन डक्ट होती है, ये हमारे इंटेस्टाइन से एम्ब्लिकस के बीच में एक कांटेक्ट बनाने का काम करती है। नॉर्मली ये जो डक्ट है बर्थ के पहले ही डिसअपियर हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये डिसअपियर नहीं हो पाती है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंजेनाइटल कॉजेज़। अब अगले वाले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल कॉजेज़। मैकेनिकल कॉजेज़ यानी कि किसी फिजिकल अबनॉर्मलिटी के कारण होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जिसमें मैकेनिकल कॉजेज़ में फिजिकल ब्लॉकेज होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जो है इंटरसेप्शन देख सकते हैं, वॉल्वुलस देख सकते हैं, हर्निया देख सकते हैं, या फिर अधेशन या फिर इम्पैक्टेड स्टूल, ठीक है। इंटरसेप्शन यानी कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इंटरसेप्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंटेस्टाइन का पार्ट अपने ही आगे वाले पार्ट के ऊपर स्लाइड कर जाता है, ये स्लिप हो जाता है। और ये काफ़ी कॉमन होता है इन्फेंट और टोडलर्स में। हम लोग जैसे देखते हैं एक टेलीस्कोप होता है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते जाता है और छोटा हो जाता है, वैसे ही इंटेस्टाइन का जो पीछे वाला पार्ट है अपने आगे वाले पार्ट पे आगे स्लिप हो जाता है, स्लाइड कर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, ठीक है। मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ ताकि उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस इमेज में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपने ही आगे वाले पार्ट पे कैसे स्लिप हुई है, या फिर उसने अपने आगे वाले पार्ट को कैसे कवर किया हुआ है। ये इसका आउटर व्यू है, जैसे ये पूरा इंटेस्टाइन है, इसमें जो आगे वाला पार्ट है उस पर पीछे वाला पार्ट अपर से स्लिप होकर उसको कवर कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया है। और ये इनर साइड का व्यू है कि जो जो वहाँ पर एक मतलब हम लोग देखते हैं कि जैसे टेलीस्कोप कैसे मुड़ जाता है अंदर, वैसे ही इंटेस्टाइन का पार्ट आगे वाले पार्ट के ऊपर स्लिप हो जाता है, जिसे इंटरसेप्शन कहा जाता है। और ये मोस्टली इन्फेंट और टोडलर्स में बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, ठीक है। इंटरसेप्शन के कारण मोस्टली जो है ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और जिसके कारण स्वेलिंग, ऑब्स्ट्रक्शन और अगर लेट हो तो नेक्रोसिस और परफोरेशन जैसी कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस यानी कि ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स जो है अपने ही एक्सिस के अराउंड ट्विस्ट हो जाती है, जिससे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लड सप्लाई जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, जब इंटेस्टाइन ट्विस्ट करता है ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है, मतलब फ्लूइड, और जब इंटेस्टाइन मतलब अपने अपने आप में ही मुड़ जाता है, मतलब दो इंटेस्टाइन है उनके बीच में एक गठान जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई वगैरह है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और फूड और इंटेस्टाइन जो है आपस में उलझ जाती है। मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ, आई एम श्योर आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद में जब इंटेस्टाइन ट्विस्ट होती है, ठीक है, तो ये आपस में ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज कॉज हो जाता है, ठीक है। ये लोग आप लोग ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये था ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हर्निया। हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी ऑर्गन, ज़्यादातर इंटेस्टाइन, अपने नॉर्मल जगह से बाहर निकलकर एक वीक स्पॉट या फिर डिफेक्ट के थ्रू प्रोट्रूड कर जाती है। यानी कि जब जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है उसके एक वीक एरिया होता है कहीं पर भी, या फिर डिफेक्ट होता है, जिसके कारण जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है एब्डोमेन पर, तो जब बच्चा रोता है या फिर लिफ्टिंग वगैरह या फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है बच्चे को, तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल वॉल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण जो इनर पार्ट है वो बाहर की तरफ आने लगता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे हम हर्निया कहते हैं, ठीक है। हर्निया में इंटेस्टाइन का एक हिस्सा वीक स्पॉट से बाहर आ जाता है। अगर वो हिस्सा फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, तो इंटेस्टाइन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, फूड गैस प्रॉपरली पास नहीं हो पाते, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई भी कट हो जाता है तो इससे जो है नेक्रोसिस या फिर परफोरेशन कॉज हो सकता है, ठीक है। मतलब हर्निया के कारण जो है इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर निकल जाता है, जिसके कारण जो है ब्लॉकेज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि हमारी इंटेस्टाइन है,
ठीक है। अब इसके कारण, स्किन के कारण जो इंटेस्टाइन है इस स्किन के साथ ऐसे बाहर निकल गई है, ठीक है, बाहर निकल गई है, तो ये क्या फ्लूइड वापस से इधर जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पर ही जमा हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा अदेशंस। अदेशंस यानी कि बैंड फॉर्म्ड आफ्टर सर्जरी और इन्फेक्शन। अगर बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई सर्जरी हुई है जिसके बाद में बैंड्स बन जाते हैं वहाँ पे, तो उसके कारण भी जो है बच्चे को ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है, ठीक है। इम्पैक्टेड स्टूल यानी कि हार्ड स्टूल अगर बच्चे का है तो उस कारण भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है प्रॉपरली स्टूल पास नहीं हो पाता है और बच्चे का जो फ्लूइड है या फिर गैस वगैरह है वो इकट्ठा जमा हो जाता है और वहीं पर जो है डिस्टेंशन वगैरह हो जाता है और कई कई बार जो है सीवियर कंडीशन कॉज हो जाती है, ठीक है। अगला कॉज देखेंगे हम लोग फंक्शनल कॉजेज़, ठीक है। फंक्शनल कॉजेज में सबसे फर्स्ट आता है पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस यानी कि जो इंटेस्टाइनल मसल्स होती है वो अपना वर्क करना स्टॉप कर देती है, मतलब किसी इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस के कारण जो है जो वहाँ की मसल्स होती है वो वर्क करना स्टार्ट बंद कर देती है, जिसके कारण वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस वो बंद हो जाता है और वहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, ठीक है। अगला अगला आता है इसमें फंक्शनल कॉजेज़ में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अगर कहीं प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण जो है इंटेस्टाइनल मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाते, तो इनके कारण भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की क्या कैसे कैसे कॉज होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एक 18 मंथ के बेबी की जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और दूसरी पैथोफिजियोलॉजी भी हम लोग देखेंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे कॉज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली में देखेंगे, इन दिस एज ग्रुप इंटरसेप्शन इज़ मोस्ट कॉमन कॉजेज। मतलब जो बच्चा है 18 मंथ ओल्ड है तो इस एज में जो है इंटरसेप्शन एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट से देखेंगे, ड्यू टू etiological factor part of intestine has slipped into another segment of mechanical obstruction। जैसे कि हमने देखा था कि जो इंटरसेप्शन में क्या था कि जो पीछे वाला पार्ट था वो आगे वाले पार्ट पे स्लिप हो जा रहा था, ठीक है। और ये मोस्टली किन बच्चों में हो रहा था, टूडलर्स और चाइल्ड्स में, कि जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे वाले पार्ट पे स्लिप हो जा रहा था और ये क्या है, एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। कि तो किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे वाले पार्ट के ऊपर स्लिप हो जाता है, जिसके कारण फूड फ्लूइड एंड गैस एक्यूमुलेटेड, जिसके कारण जो है वहाँ पर फूड फ्लूइड और गैस एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन, और वहाँ पर क्या होता है पेट फूलने लगता है, वहाँ पे पेन होने लगता है, मतलब इकट्ठा अगर फूड फ्लूइड और गैसेस अगर इकट्ठा हो गई है, पास आउट नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे साधारण सी बात है स्किन फूलने लगेगी, इंटेस्टाइन फूलने लगेगी, वहाँ पे पेन होने लगेगा बच्चे को, ठीक है। और अगर ये सीवियर इसमें हो रहा है तो ब्लड सप्लाई गैस नॉट पासिंग, और वहाँ अगर ये सीवियर इसमें हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई भी नहीं हो पाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद स्टूल एंड गैस नॉट पासिंग हो गया, स्टूल भी जो है आउट नहीं हो पाएगा और गैस भी नहीं पास हो पाएगी, वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा रहेगी। इफ़ अनट्रीटेड पेरिटोनाइटिस, डिहाइड्रेशन, सेप्टिक शॉक, अगर ये जो है चीज़ें प्रॉपरली ट्रीट नहीं की गई तो उसके कारण जो है पेरिटोनाइटिस यानी कि इन्फेक्शन इन स्टमक और डिहाइड्रेशन और सेप्टिक शॉक कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पैथोफिजियोलॉजी को डिटेल में, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, मतलब अंदर का जो रास्ता होता है, किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, इंटरसेप्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर जो पैरालाइटिक इलियस हो सकता है, या फिर अदर कोई भी रीज़न हो सकता है, हार्ड स्टूल हो सकता है, या फिर ट्विस्टिंग इंटेस्टाइन हो सकता है, किसी भी रीज़न से जो है वहाँ पर अंदर का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो होता है फूड फ्लूइड गैस और
जिसके कारण फूड फ्लूइड गैस कैन नॉट पास फॉरवर्ड। अब इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, जिसके कारण क्या होगा, फूड फ्लूइड और गैस जो है पास नहीं हो पाएंगे आगे की तरफ। ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ कंटेंट अबव ऑब्स्ट्रक्शन, जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगी, उसके ऊपर आसपास इकट्ठा होने लग जाएगी। फूड फ्लूइड और गैसेस जो है ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर वाले हिस्से में जमा होने लगते हैं, और जिससे कि इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। जो मतलब ल्यूमन होता है उसके अंदर एकदम से इकट्ठा सारी चीज़ें भरा जाएगी तो उसका प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा, ये साधारण सी बात है। इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमिनल। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो इंटेस्टाइन होगी वो फूल जाएगी, जिसके वो स्वेलिंग आ जाएगी उसमें, और पेट में भी हमें स्वेलिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, और जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इशेमिया ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। डिस्टेंशन और प्रेशर से इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाते हैं। पहले जो है वेनस कंजेशन होता है, वॉल में इडिमा होता है, फिर आर्टेरियल सप्लाई भी कम हो जाता है, जिसे इश्यमिया हम लोग कहते हैं। मतलब वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठे हैं, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो है नर्व्स भी वहाँ की डैमेज होगी, साथ ही साथ जो है वहाँ पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, और चीज़ें जो है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ठीक है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इशेमिया ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। देन अगला पॉइंट आता है डैमेज ऑफ म्यूकोसा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इंटेस्टाइन एब्जॉर्व किसी भी चीज़ को नहीं कर पा रहा है, मतलब वहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा है, तो जिसके कारण वहाँ की जो म्यूकोसा है वो डैमेज होने लगेगी, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होने लगेगा। ठीक है। अब वहाँ पे एक साथ चीज़ें इकट्ठा रहेगी, तो जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने लगेगी, और धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स होंगे वो रिलीज होने लगेंगे, जिसके कारण जो है पेरिटोनाइटिस और सेप्सिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। पेरिटोनाइटिस दैट मीन्स कि इंटेस्टाइनल जो कंटेंट्स है वो पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है, और पेरिटोनाइटिस यानी कि इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। और अगर इसे फिर भी ट्रीट नहीं किया गया तो शॉक हो सकता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है। आई एम श्योर कि आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। मैंने 2 पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की है काफ़ी ईजी और सिंपल वे में। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।